Dear viewers, Assalamu alaikum and good morning. First of all, I welcome you all to my YouTube channel Learning with Mohsin Iqbal. I would like to share one of my achievement that the viewership of my YouTube channel Learning with Mohsin Iqbal has crossed 10,000 viewership. Thank you very much for the encouragement and thank you very much for liking my videos. Please keep on liking my videos and do share the input with me and do subscribe my channel. आज मैं अपनी वीडियो का इब्तिदा एक बड़े रिसेंट एक इवेंट है उससे करना चाहता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, उन्होंने एमबीए किया हुआ है और बड़े लायक हैं। वो एक दिन मुझे उन्होंने कॉल किया, अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं बिकॉज मुझे कुछ कैरियर में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मैंने उन्हें कहा मुझे बताओ तो सही कि क्या मसला आ रहा है। उसने कहा सर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज कर गया है और जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि मैं जॉब चेंज कर लूं, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से मैं इस जॉब पे हूं और मेरी जो है वो इंक्रीमेंट्स या आप कह लें कि सैलरी रेज उतनी नहीं है जितना कि इन्फ्लेशन राइज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा जी भाई ये प्रॉब्लम तो तमाम पाकिस्तानियों के साथ चल रही है इस वक्त। उन्होंने कहा कि देखें सर मैं जहां भी अप्लाई करता हूं मुझे रिस्पांस नहीं मिलता, हालांकि मेरी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, मेरा सीवी अप टू डेटेड है, सीजीपीए भी अच्छा है, मगर फिर भी कोई कॉल नहीं आती। और अगर कभी आए भी तो कंप्यूटर जनरेटेड एक मैसेज आ जाता है, वी आर सॉरी यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू और इस तरह के रिमार्क्स। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि आप मुझे अपना सीवी जो है वो ईमेल कर दें। उसने कहा सर ईमेल क्या करना है, मैंने तो अपने सीवी को जेपीजी फॉर्मेट में रखा हुआ है, तो मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देता हूं। और उन्होंने जैसे ही मुझे व्हाट्सएप किया तो मैंने फिर उनसे कमिटमेंट ली, अच्छा मैं आपको 2-3 दिन बाद का टाइम देता हूं और आप मुझसे मिले। अच्छा जब मैंने सीवी को देखा तो डियर व्यूअर्स उन्होंने जेपीजी फॉर्मेट में डाला हुआ था। उसके बाद जब मैंने थोड़ा सा टाइम लेके उसको ओपन किया तो उसमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा कलर उन्होंने दिए हुए थे। जब मैं कलर की बात कर रहा हूं इसका मतलब है कि उन्होंने डिफरेंट जहां जहां कंपनीज में काम किया वो सारे लोगो लगे हुए थे, उसके अलावा फोटोग्राफ लगी हुई थी और कॉलम और आप कह लीजिए रोज बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था जो कि अपीलिंग था, बहुत अपीलिंग था। लेकिन उसके साथ ही मुझे प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो गई। मैंने उनको बुलाया, फिर हमारी सीटिंग हुई। उसने कहा सर आपने देखा है, अच्छा वही चीजें बाद में जो मैंने नोटिस की थी उन्होंने कहा कि देखे सर मैंने पिक्चर बड़ी अच्छी लगाई है, जिस भी मैंने कंपनी में काम किया उसका लोगो भी मैंने लगाया है, फिर आप देखें कि मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल भी मेंशन किया है और हर कॉलम को मैंने डिफरेंट किया है, हर रोज को मैंने जो है वो कलर कोडिंग दे के, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा अट्रैक्टिव सीवी किसी का नहीं है। किस चीज की मेंशन है, हर चीज तो मैंने मेंशन किया हुआ है, किस चीज की कमी है। तो मैंने कहा कि आपका जो है ये सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट रिसीविंग द कॉल्स। तो वो बड़े हैरान हो कि मुझसे पूछने लगे कि सर ये एटीएस कौन सा कंसल्टेंट है। बहरहाल मैंने उनको सच जब बताया तो वो सर पकड़ के बैठ गए और फिर मैंने उनको गाइडलाइन दी और उसके बाद उन्होंने अपने सीवी को बेहतर किया और फिर विद इन 2 मंथ्स उनकी कॉल आई कि सर मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं नई कंपनी ज्वाइन कर रहा हूं। मैंने उनको मुबारकबाद दी और उन्होंने अपना कैरियर एक नई जगह पे शुरू कर दिया। यहां से ये पॉइंट मुझे क्लिक किया कि बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो अपने कैरियर में स्टक हो गए होंगे और उनको प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि
वैसे तो वो बहुत शाइनिंग होंगे, आउट क्लास होंगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, लेकिन उनका सीवी एटीएस फ्रेंडली नहीं है। तो क्यों ना इस पे मैं वीडियो बनाऊं और अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं, ताकि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सके और अपने कैरियर में मूव ऑन कर सके। तो डियर व्यूअर्स, आज का टॉपिक मैंने रखा है एटीएस फ्रेंडली सीवी। अच्छा, कुछ लोग इसको सीवी को रिज्यूम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादातर वर्ड यूज होता है सीवी का। तो मैं इस वीडियो में लफ्ज सीवी ही कहूंगा। कुछ लोग रिज्यूम या रिज्यूमे कहते हैं, बट मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको अभी सीवी कहूंगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमने यह समझना है कि एटीएस क्या है, किस चीज को हम एटीएस कहते हैं। तो याद रखें, एटीएस इज एन एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ATS is abbreviation of application tracking system। कुछ लोग इसको एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से भी नाम से याद करते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि अगर आप ATS को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको जॉब हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। अगर इसकी कोई डेफिनेशन पूछे कि सर एटीएस की डेफिनेशन क्या हो सकती है, या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो मैं कह सकूंगा एटीएस इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय कंपनीज टू मैनेज रिसोर्सेज ऑफ कैंडिडेट्स। कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम अपने प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के रिसोर्सेज यानी सीवी को मैनेज करते हैं। Most of the MNCs and large company use it mostly nowadays। और कहना ये मैं चाह रहा हूं कि आजकल के दौर में बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज और लार्ज ग्रुप्स और बहुत एलीट जो कंपनीज हैं जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही हैं, वो एटीएस को यूटिलाइज कर रही हैं पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, ताकि वो उन सीवीज को मैनेज इफेक्टिवली कर सके। ATS check the resume against the job description of the position and find match between a job and candidate। Very important point कि जो ATS है वो क्या करता है कि किसी भी पोजीशन के लिए जो JD होती है, और वो लोग जिन्होंने JD एब्रीवेशन सुनी हुई है उन्हें जरूर पता होगा कि JD इज एब्रीवेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपको पता है हर पोजीशन पे सॉरी JD बनी होती है। तो ATS क्या करता है कि उस JD को और किसी भी कैंडिडेट के CV को मैच करता है, और जहां पे ये मैच मैक्सिमम हो जाए उस CV को या उस कैंडिडेट को वो शॉर्टलिस्ट करता है। अच्छा, अब कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करूंगा, काइंडली इनको नोट कर लें, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगी और आपका सीवी जो है वो एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा अगर जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो। और फिर आपकी रिक्रूटमेंट, ऑनबोर्डिंग या हायरिंग का प्रोसेस आसान हो जाएगा, और आप देखेंगे कि आप हर कंपनी में एटलीस्ट सिलेक्ट जरूर हो रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करता हूं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्मेट ऑफ योर सीवी। व्हाट शुड बी द फॉर्मेट ऑफ योर सीवी? तो याद रखें, अभी मैंने आपको एक इंसिडेंट सुनाया कि एक साहब आए, उन्होंने कहा सर मैंने जीपीजी में फॉर्मेट रखा था। तो एटीएस can read the format of Word file और PDF फाइल। तो याद रखें कि जब भी अगर आप अपना CV बनाएं तो उसका फॉर्मेट आइदर वर्ड हो या PDF हो। अगर किसी कंपनी में ATS के थ्रू रिक्रूटमेंट को या शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को किया जा रहा है और इसके अलावा अगर आपका सीवी किसी भी फॉर्मेट में होगा तो अनफॉर्चुनेटली आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे या वो सिलेक्ट
नहीं हो सकेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो पिक्चर प्रेफरेबली, कि आपकी जो पिक्चर है वो सीवी पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एटीएस जो है वो ग्राफिक्स को रीड नहीं कर सकता है। यस, सम कंट्रीज या जहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये मेंशन किया गया है कि योर फोटोग्राफ शुड बी एट द सीवी और रिज्यूम, तो फिर तो हम उसको कहेंगे कि वो एक रिक्वायरमेंट है या लीगल रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज कोशिश करें कि एटीएस फ्रेंडली सीवी बनाने के लिए आपकी पिक्चर सीवी पे नहीं होनी चाहिए। देन कम्स अबाउट द हेडर एंड फुटर। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो गूगल पे जाते हैं और सीवी के डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। जिस तरह अगर आपने मीमो किसी को लिखना है या आईओएम किसी को लिखना है तो बेशुमार फॉर्मेट्स गूगल पे अवेलेबल है, आप किसी को भी डाउनलोड करते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी आपने सीवी बनाना है देयर शुड नॉट बी एनी हेडर और फुटर। अब उसका रीजन आप पूछेंगे कि सर क्यों नहीं। अगेन, हेडर और फुटर इज नॉट एटीएस फ्रेंडली। अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो एटीएस उसको प्रॉपरली रीड नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यूज फॉन्ट्स लाइक एरियल और टाइम्स न्यू रोमन। देयर आर लॉट ऑफ फॉन्ट्स और आप उनमें से देख सकते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो आप यूटिलाइज करें। टाइम्स रोमन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी पुराना भी है। आप इसको इजीली एक ही फॉर्मेट रखें। अगर आप कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्मेट लगा लेंगे तो शायद उससे आपको प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उसमें यही इशू आता है कि वो प्रॉपरली रीड नहीं कर सकते हैं इसको। अच्छा, एक और चीज है कि फॉन्ट साइज आपका प्रेफरेबली मिनिमम 11 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर आप बहुत ही 10 के फॉन्ट पे लिखते हैं, 9 के फॉन्ट पे लिखते हैं या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं तो बाज दफा वो मैन्युअली भी रिक्रूटर, हेडहंटर या जो एचआर के लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं उसको। लेकिन अगर इतना छोटा फॉन्ट होगा तो शायद मुश्किल होगी। प्रेफरेबली कहा जाता है कि आप 11 का फॉन्ट यूज कर लें या नॉर्मल 12 का फॉन्ट जो है वो यूज करें। तो आपने इस चीज का बहुत केयर करना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बुलेट फॉर्मेट। मैंने अक्सर जगह देखा है कि जब आप कहीं पे भी अपनी जॉब के बारे में बताते हैं तो आप तमाम डिटेल्स लिख देते हैं। यानी आप कह लें कि मैं ये भी करता हूं, ये भी करता हूं, ये भी करता हूं। तो कोशिश करें आप उसको बुलेट पॉइंट में लिखें और एक जॉब में 6 मैक्सिमम 6 to 8 पॉइंट अगर आ जाएं तो बहुत बेहतर है। ये भी मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, अदरवाइज 5-6 में अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अक्सर देखें, जब आप अपना सीवी बना रहे होते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज आर नॉट इंपॉर्टेंट। किसी भी रिक्रूटर को या किसी भी एचआर वाले को आपकी अकम्पलिशमेंट से वो उनको इंटरेस्ट होता है कि आपने एक कंपनी ए में काम किया, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने वहां पे क्या क्या ड्यूटीज थी। बिकॉज नॉर्मली ड्यूटीज वेरी करती हैं फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। क्यों? क्योंकि बाज दफा बड़ा साइज कंपनी का होता है या उसमें उस फंक्शन को वो डिफरेंटली कर रहे हैं। तो आप हमेशा अचीवमेंट्स लिखें कि अचीवमेंट इन माय जॉब आर एज फॉलो। जब आप अचीवमेंट्स लिखेंगे तो वो कोई भी इंडिविजुअल या रिक्रूटर, हेडहंटर वो ये देखता है कि इस इंडिविजुअल ने क्या वैल्यू ऐड की है कंपनी में और क्या हेल्पफुल हो सकता है ये इंडिविजुअल मेरे लिए। तो ये जरूर याद रखें। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है
कि एटीएस जो आपका फॉर्मेट है ये लेफ्ट टू राइट जो है वो पढ़ता है या रीड करता है आपके सीवी को। तो मैंने अक्सर देखा है अगर आप गूगल से फॉर्मेट लेते हैं तो एक तरफ आप कॉलम ले लेते हैं जहां पे नाम, ईमेल और इसके अलावा आप अपना स्ट्रेंथ लिख देते हैं, फिर लैंग्वेज लिखते हैं और आगे उसके लिख देते हैं एक लाइन में कि 80%, 70%, 30%। तो याद रखें जैसे ही आप ये कॉलम बनाएंगे या इस तरह चीजें बनाएंगे तो वो एटीएस फ्रेंडली नहीं होगा। आपने कॉलम रोज ये नहीं लगाने, आप सिंपल एक वर्ड का फॉर्मेट लें और उससे ये सब उड़ा के ये सब चीजें हेडर फुटर और उसमें टाइप करके आप सीवी बनाएं। ये जरूर याद रखें सो दैट आपका सीवी एटीएस फ्रेंडली हो और लोकली या इंटरनेशनली दोनों लेवल्स पे एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि डेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं लेट्स सपोज मंथ एंड ईयर, ये फॉर्मेट नॉर्मली होना चाहिए, मगर वो कैसे लिखते हैं अगस्त 2003। अगर आपने एक दफा सीवी में लिख दिया अगस्त 2003 8/2003 और उसी सीवी में आपने आगे कहीं चल के लिख दिया सितंबर 2003, तो ये वेरिएशन आ जाएगी। आपका फॉर्मेट इन टर्म ऑफ डेट्स सेम होना चाहिए और फर्स्ट मंथ होना चाहिए और फिर ईयर होना चाहिए। आपने अक्सर रूल सुना होगा जब हम कंप्यूटर से कहीं भी अपना कोई ताल्लुक बनाते हैं या लिंक बनाते हैं, गीगो मेथड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गीगो मेथड या सिंपली एब्रीवेशन होती है यार ये तो गीगो है। तो गीगो होता क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छा, अब ये गार्बेज इन गार्बेज आउट क्या है? देखें कंप्यूटर ये कहता है कि अगर आप की स्ट्रोक ए लिखेंगे और जब उसका प्रिंट लेंगे तो वो भी ए ही आएगा। तो एटीएस में भी याद रखें अगर वो एक मशीन है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक जिसको हम कह लें कि इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का है, जो कि वो जब उससे डेविएशन जाते हैं आप या उसको वेरिएशन दे देते हैं तो वो रीड नहीं कर सकता उसको। तो ये जरूर याद रखें कि डेट का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, फिर पहले मंथ और फिर ईयर। और अगर आप वर्ड में अगस्त 2003 लिख रहे हैं तो वो उसी तरह पूरे सीवी में फॉलो करें। फिर नेक्स्ट टाइम आप 8/2003 मत लिखें। आई एम श्योर ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। कुछ लोगों ने ये भी किया होता है कि सीवी माशाल्लाह उनका 10 साल का तजर्बा होता है, तो जब सीवी उनके पास आता है किसी भी हेड हंटर के पास, मैं खुद भी एक रिक्रूटर हूं, मैं खुद भी एक हेड हंटर हूं, मैं खुद भी एक हेड एचआर हूं, तो वो 10 साल का एक्सपीरियंस 5 पेजेस पे आया होता है। क्योंकि माशाल्लाह किसी से भी पूछें तो वो कहते हैं सर मैंने 10 साल का तजर्बा है, तो 5 पेज तो बनते हैं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं अगर आप फ्रेश हैं तो आपका इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड ये होता है कि 1 पेज सीवी होना चाहिए, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो मैक्सिमम 2 पेज और लेस देन 3 पेज, जिसको मैं इन अदर वर्ड कहूं तो 2.5 पेज, यानी 2 या 2.5 पेज, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखें जब आप अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लिख देंगे तो नहीं, अकम्पलिशमेंट्स अगर आप लिखें तो वो चीज आपको हेल्पफुल होगी। और मैं कहता हूं कि अगर मैंने 100 सीवीज देखे हैं तो 3 और 4 ऐसे सीवी होते हैं जो सिर्फ अकम्पलिशमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद है कि
ATS कैन नॉट रीड एब्रीवेशंस। देखें, आप जब भी किसी भी CV में अपने बारे में बता रहे हैं तो एब्रीवेशन ना लिखें। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं इन माय प्रीवियस जॉब आई वॉज वर्किंग एज CS। अब आपने CS लिख दिया, तो CS क्या स्टैंड करता है, आप वहां पे वेरिएशन आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आपने आगे लिख दिया कि इन माय जॉब एज ए कस्टमर सर्विस स्टाफ आई वर्क दिस, तो ये भी वेरिएशन आ गई। तो प्लीज एब्रीवेशन ना यूज करें, बल्कि फुल लफ्ज। जैसे शुरू में मैंने आपको एक लफ्ज बताया था JD, तो आप लिखें माय जॉब डिस्क्रिप्शन, तो दैट इज फाइन। क्यों? क्योंकि अगेन ATS ने वो चीजें रीड करनी है जो उसको ATS फ्रेंडली लगेगा। अदरवाइज जो आपका CV है वो रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है कि मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन, इसको कैसे हम मेंशन करें? तो याद रखें, जब भी आप CV बना रहे हैं तो योर मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन और मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस, ये सबसे पहले आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल, आप मेंशन कर सकते हैं 2002 टिल प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद ABC कंपनी एंड माय अकम्प्लिशमेंट्स आर एज फॉलो। जिसका मतलब है कि मोस्ट रिसेंट जो है वो आप लिखें और फिर उससे प्रीवियस करते हुए आप अपने CV को बिल्डअप करें। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट है अवॉइड इमेजेस, अवॉइड टेबल कॉलम्स। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरे CV में कहीं भी फॉर्मेटिंग जो है आपने कॉलम्स, रोज, हेडर, फुटर बिल्कुल नहीं यूज करने। सिंपल एक आप क्या कहते हैं फाइल लें वर्ड की और उसको आप खुद से बना लें। थोड़ी सी एफर्ट होगी फर्स्ट टाइम, लेकिन ATS फ्रेंडली जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा जॉब हासिल करने में। उसके बाद एक और पॉइंट अगेन मैं रिवाइज कर दूं कि आपका कोई भी जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में या PNG फॉर्मेट में आपका CV नहीं होना चाहिए। आपका फॉर्मेट होना चाहिए वर्ड और PDF। तो इसके अलावा ये होता है कि अब बेशुमार ऐसी साइट्स अवेलेबल हैं कि जहां पे आप अपना CV बनाने के बाद उसको ATS फ्रेंडली चेक कर सकते हैं। तो याद रखें कि अगर आप इन सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे और अगर उन सॉफ्टवेयर में आपका CV 85% और प्लस ATS फ्रेंडली आइडेंटिफाई हो जाता है आपको, तो चांसेस हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू कॉल्स आएंगी और आप सिलेक्ट हो सकेंगे इस किसी भी कंपनी में। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं चाहता था कि आप सब लोगों से शेयर करूं और मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को जरूर फॉलो करेंगे। इससे ये फायदा होगा कि आपका जो इंटरव्यू कॉल रेट है या आपकी सिलेक्शन है वो बढ़ जाएगी और आपका CV ATS फ्रेंडली हो जाएगा। एंड में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल लर्निंग विद मोहसिन इकबाल इसको सब्सक्राइब करें और उन यंग स्टूडेंट से और उन लोगों से भी जरूर शेयर करें जो कि ATS फ्रेंडली CV बनाना चाहते हैं या जिनको बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आ रही हैं, ताकि वो भी अपने CVs को ATS फ्रेंडली बना लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।